हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सारे के सारे टेस्ट डेट को लेकर के। तीनों एग्ज़ाम का डेट अपना आ गया है। सो इस तरीके से अपने पास अभी से लेकर फाइनल जेई एडवांस्ड के एग्ज़ाम तक 3 मंथ का टाइम इंटरवल। दूसरी बात जो डिस्कस करी जाएगी वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर, और तीसरा जो पॉइंट कवर किया जाएगा वो है हमारा थॉट मैनेजमेंट। सो तीनों पॉइंट को जस्ट वन बाय वन यहाँ पे लिख लेते हैं। एक एग्जाम डेट्स, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर, और तीसरा हमारा है थॉट मैनेजमेंट। सो बेसिकली हमारे पास जो अपडेट आया अभी तक उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो सीबीएसई का रिमेनिंग एग्जाम है वो 2 एंड 7 ऑफ जुलाई को है, फॉलोड बाई अपना जेई मेंस से लेकर जेई मेंस का जो इंटरवल है 18 से लेकर 23 ऑफ जुलाई का है, एंड अपना जो जेई एडवांस्ड का एग्जाम है 23 ऑफ अगस्त को है। सो अगर हम लोग मोटे तौर पे देख लें तो हमारे पास अभी से लेकर के टोटल 3 मंथ का टाइम इंटरवल अवेलेबल है। एक तरीके से देखा जाए तो हमको ऐसा लग सकता है कि अरे यार अभी फिर से हमको 3 महीना तक और पढ़ना है। अभी जस्ट हमारा 17 का डेट निकला जो कि इनिशियल शेड्यूल डेट था जेई एडवांस्ड के हिसाब से। सो कहीं ना कहीं हम लोग साइकोलॉजिकली काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं स्टडी को लेकर, जो 2 साल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट इस अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में कोरोना कोविड-19 को लेकर हम सबका जो ये डिले हुआ है, ये डिलेड 3 मंथ का इंटरवल हम सब लोग कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, यह भी निर्धारित करेगा कि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है। एक मिनट के लिए ऐसा लग सकता है कि यार ये डिलेड की जगह अगर शेड्यूल डेट में होता तो बहुत अच्छा हो गया होता, बट लेट्स थिंक ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट कि इस तरीके से हमें 3 महीना का एक्स्ट्रा टाइम अपने रिवीजन को, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए मिला है। हम सब लोग फॉर्चुनेट हैं, लक्की हैं। ये 3 मंथ का इंपॉर्टेंस इस डायरेक्शन से भी सोच लो कि क्या सचमुच में ये कितना कीमती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी रीजन से अगर हम लोगों को कह दिया गया होता कि जेई एडवांस्ड का जो एग्जाम होगा वो 3 महीना पहले होने वाला है, मतलब कि वो अगर हमसे बताया गया होता कि तुम्हारा जो एग्जाम होगा वो नवंबर के महीने में फेब के महीने में हो जाएगा इन प्लेस ऑफ मई, तो हम लोग कितने ज़्यादा हड़बड़ा चुके होते। तो इसलिए जो 3 महीना हमारे पास अवेलेबल है, इसको कितना बढ़िया से बढ़िया तरीका से इस्तेमाल किया जा सकता है, हम सब लोगों का थॉट इसी डायरेक्शन में फोकस्ड होना चाहिए। टोटल अवेलेबल टाइम में से ये जो सीबीएसई वाला रिमेनिंग एग्जाम है, जैसा कि तुम सब लोग जानते हो, तुम सब ने अपने अपने डिटेल्स फिल किए हैं। ऑफ कोर्स बैक एंड पे उसका वर्कआउट करने में तुम्हारे कंपेयर में यहाँ स्कूल पे वाइस प्रिंसिपल सर ने उससे डबल ट्रिपल वर्कआउट किया है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर ऑन 50-50 सिनेरियो, बिकॉज यहाँ स्कूल से या समिति की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भेजा गया है कि बच्चों को कम से कम उनके होम डिस्ट्रिक्ट तक कोई ना कोई स्कूल में सेटल किया जा सके। बट जैसा कि पिछले 1-2 दिनों से कुछ न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं तो उससे थोड़ी सी निराशा की बादल आई है। बट लेट्स थिंक ऑन 50-50 एस्पेक्ट, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में डिसीजन जा सकता है। हम थोड़ा सा पॉजिटिव अज्यूम करके चलेंगे, वही हमारे लिए बेटर रहेगा। जेई मेंस को लेकर के हम में से कई एक मेंबर, आधे से ज़्यादा मेंबर ऐसे हैं जो कि अपने जेई मेंस के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बोर्ड से लेकर के ये जो 3 वीक का इंटरवल होगा, हर एक मेंबर जो कि मेंस के परफॉर्मेंस पे फोकस होना चाहते हो, मेंस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, वो इस इंटरवल को इस्तेमाल करना अपने मेंस के टेस्ट सीरीज को कवर करने के लिए, जनवरी के मेंस के पेपर देने के लिए, उससे मिलते जुलते पेपर्स को कवर करने के लिए, और बचा हुआ जो नेक्स्ट जुलाई से लेकर अगस्त तक का 1 महीने का इंटरवल होगा, ऑब्वियसली हम सब लोग उस ड्यूरेशन में एडवांस के लिए फोकस करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस 3 मंथ का इंटरवल में हमको किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को हमको लेकर ज़्यादा फोकस करना है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल स्टडीज, तुम सब लोग किस तरीके से रिवीजन कर रहे हो, किस तरीके से अपना स्टडी कर रहे हो, हर एक का अपना अपना पर्सनल प्लानिंग होगा। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ सब लोगों को एडवाइस किया जा रहा है, जो आपके प्लान का पार्ट होना ही चाहिए, आपके एकेडमिक शेड्यूलिंग में उस चीज़ को सफिशिएंट स्पेस मिलना चाहिए, और वो होता है आपका पास्ट ईयर पेपर। पास्ट ईयर पेपर आखिर है क्या? अगर इस बात को गहराई से सोचा जाए तो जेई प्रिपरेशन के लिए पास्ट ईयर पेपर ही समझ लो फर्स्ट ऑर्बिटल के जैसा है। न्यूक्लियस में तो अपना सिलेबस आ जाता है, सिलेबस को हम लोग न्यूक्लियस मान के चलेंगे।
ये हमारा जेई का सिलेबस है, ठीक है। ये सबसे सेंट्रल पार्ट है जिसके करस्पॉन्डिंग कि हमारा पूरा का पूरा टीचिंग, टेस्टिंग, हर एक चीज इसके राउंड राउंड रिवॉल्व होता है। इसका जो सबसे पहला आउटर लेयर है वो होता है हमारा पास्ट ईयर पेपर। आगे तुम सोच के देखो कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर का टफनेस लेवल आ रहा है वो टफनेस लेवल किस बात से डिफाइन किया जाता है, इन्हीं पास्ट ईयर के बेसिस पे, पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे। आज जितना भी तुम्हारा कोचिंग इंडस्ट्री है, जितने भी तुम्हारे रेफरेंस बुक्स हैं, जितना भी तुम्हारा टेस्ट सीरीज है, ये सब के सब चीजें इसी पास्ट ईयर के राउंड राउंड पास्ट ईयर पेपर के राउंड राउंड इवॉल्व होती हैं। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, यही बात है। सो जब हमें समझ में आता है कि यही पास्ट ईयर पेपर डिफाइन करता है कि हमारा प्रिपरेशन कैसा घटना या बढ़ना चाहिए, तो क्यों ना अब हम इन्हीं पास्ट ईयर पेपर्स पे अपना डिवोशन मैक्सिमाइज करके रखें। इसमें करना क्या है, देखो पास्ट ईयर पेपर के लिए दो टाइप से क्वेश्चन पेपर आते हैं। एक तो हमारा ईयर वाइज होता है और दूसरा होता है चैप्टर वाइज। सो आप सब लोग एक ही काम करो कि अपने लिए डिफाइन कर लो, मेंस के लिए, एडवांस के लिए अपना पर्सनल शेड्यूलिंग बना लो। एक तो कॉमन मैनर में हम लोग भी कराएंगे 5-7 पेपर एडवांस का और 3-4 मेंस तो लगभग कवर हो गया है। एडवांस का हम लोग का टारगेट है कि 5 से 10 पेपर हम लोग भी करा सकते हैं। 5 फिक्स मान के चलना कि हाँ मिनिमम 5 हम लोग कराएंगे ही कराएंगे। सो एक साइड में तुम अपने लिए ईयर वाइज डिफाइन कर लो कि हाँ हर 2 दिन 3 दिन के इंटरवल पे हमें जो है एक पास्ट ईयर पेपर का सॉल्यूशन करना है। शुरू के 3-4 साल छोड़ देना, लेट से 2015 से स्टार्ट करो। 15 का हमने आज पेपर किया, पेपर में अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करो, आज का मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। उनमें खास करके उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करो जिन क्वेश्चंस में तुम्हारे या तो निगेटिव मार्क हुए हैं या फिर तुमने उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड रखा है। ये 2 कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं, इसका मतलब है कि ये वैसे वाले चैप्टर हैं जिसमें कि हमें और एक्सट्रीम रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। सो उसका रिवीजन करने के लिए वापस से हमें नोट्स नहीं ओपन करना है, उनका रिवीजन करने के लिए उन्हीं चैप्टर्स का अब तुम चैप्टर वाइज पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन ओपन करो और वहां से फिर से प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ईयर वाइज और चैप्टर वाइज मिला करके पास्ट ईयर पेपर के हेल्प से जब तुम अपने परफॉर्मेंस को, जब तुम अपने प्रिपरेशन को मॉनिटर करोगे, जब तुम उसको सपोर्ट करोगे, तो तुमको धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर डेवलप हो रहा है और साथ ही साथ हमारा प्रिपरेशन भी और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इसमें एक चीज जिससे हमें बच के रहना है वो ये चीज होता है कि हमें लगता है कि अरे आज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हमने इससे पहले सॉल्व किए थे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस किया गया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो हमको टेस्ट में पूछ लिए गए थे, क्यों ना मैं नए क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। हाँ, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान रखना वो नए क्वेश्चन डेवलप कहां से हो रहे हैं। उन नए क्वेश्चंस को, चाहे वो कोचिंग पार्ट में कोई सा भी क्यों ना हो, आपको वो टेस्ट पेपर कहीं से भी क्यों ना अवेलेबल हो रहा हो, लेकिन तुम्हें इस बात का तो अंदाजा है ना कि वो जो नया क्वेश्चन हमें आज सामने दिख रहा है, वो नया क्वेश्चन का जो ओरिजिन है वो यही जेई एडवांस, जेई मेंस का पास्ट ईयर पेपर है। तो इसलिए पास्ट ईयर पेपर बहुत 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 ज्यादा कीमती हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तुम सब लोग अगले 3 महीना में मिनिमम प्रयास करो कि 15 साल का, 20 साल का, 15 साल लेकर के चलो। ज्यादा पुराना जाने में थोड़ा दिक्कत है, उस टाइम सब्जेक्टिव वगैरह होते थे तो उससे अब पैटर्न वगैरह थोड़ा अलग हुआ है, बट उसके बावजूद 10 से 15 साल, 10 साल तो कम से कम कंपलसरी दिमाग में बैठा के चलना कि 10 साल का पास्ट ईयर पेपर हमें एकदम से आ जाना चाहिए, हर एक चीज उसके अच्छे से हमें कवर होने चाहिए। 15 ईयर का पेपर अपने लिए प्रैक्टिस के हिसाब से तुम कवर करोगे इन 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक अगले असेट के रिगार्डिंग, और वो है हमारा थॉट मैनेजमेंट। थॉट मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली इंसान को मिले हुए हर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स में से एक कीमती रिसोर्स हमारा थॉट्स का भी होता है, और वो थॉट्स किस किस डायरेक्शन में हमारे कवर होने चाहिए, इस इंटरवल में हमारे मन में किस टाइप के विचार आने चाहिए, इन बातों को अगर हम मॉनिटर कर पाते हैं, इन बातों को अगर हम अपने लिए डिफाइन कर पाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को अगर उन पे सिंक कर पाते हैं, तो तुम रियलाइज करोगे कि किस तरीके से तुम्हें वो तुम्हारे प्रिपरेशन में, एग्जाम प्रिपरेशन में तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। सो थॉट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट पे सबसे पहली बिंदु जो बात की जाएगी वो है हमारा एग्जाम के बारे में। एग्जाम बेसिकली क्या होता है? एग्जाम में हमारी टेस्टिंग होती है हमारे 3 स्किल्स की। एक हमारा मेमोरी, दूसरा हमारा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा जो हमारा होता है
वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है इंटरप्रिटेशन का। मेमोरी क्या, कई एक बार जेई के प्रिपरेशन के समय हम सब लोग को ये चीज सुनना नागवारा होता है कि कोई इंसान हमसे कह दे कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उसे चीजें याद हो जाती हैं। इस टाइप का ये एक अपने आप में बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट उसके बावजूद हमें ये सुनना बहुत पसंद नहीं आता है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई कहे कि ये बहुत लॉजिकल आदमी है, ये आदमी जो है सो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते कि याद करता है। अगर ये हमसे कोई कह दे तो जेई प्रिपरेशन के समय एक तरीके से माइनर गाली के जैसा भी दिख सकता है हम लोगों को, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है। तुम सोच के देखो कि जिस कंसेप्ट के बेसिस पे, जिन फॉर्मूलाज के बेसिस पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का थॉट लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, आखिरकार जब उस कंसेप्ट का बेसिक डेफिनेशन, उस कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन ही हमें याद नहीं रहेगा तो आखिर फिर मैं आगे प्रोसीड कर ही कैसे सकता हूं। सो इसलिए जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी चीज रिक्वायर्ड होता है वो हो सकता है हमारा मेमोरी का पार्ट, कि हमें चीजें कितनी अच्छी से याद होती हैं। दूसरा जिस चीज का टेस्टिंग होता है एग्जाम में वो है हमारा लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अब तो ये पढ़ाई का सिनेरियो नहीं है कि लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के डायरेक्शन में हम उतना डिटेल में एक्सप्लेन करें, बट हाँ यहाँ पे हमें लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग किन चीजों पे, क्वेश्चन एंड ऑप्शन बोथ। यूजुअली एग्जाम इंटरवल में हम लोगों का क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जेई के एग्जाम में अपने लिए क्वेश्चन और क्वेश्चन के जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जो आंसर्स हैं, उनको दोनों को एक साथ देखना है, दोनों को एक साथ देख करके समझने का कोशिश करना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और आंसर हमारा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना एक्सपेक्टेड है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड इज इंटरप्रिटेशन कोरिलेशन। यही एक मेजर डिफरेंस होता है हमारा सीबीएसई एंड जेई स्टूडेंट्स में। जब मैं सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहा होता हूं, जब मैं बोर्ड के एग्जाम्स लिख रहा होता हूं, तब भी हमसे यही कंसेप्ट पूछे जाते हैं, यही अंडरस्टैंडिंग हमारी चेक करी जाती है, लेकिन वहां पे दो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को आपस में कोरिलेट नहीं कराया जाता है, वहां पे कोई खास इंटर रिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब जेईई एडवांस की स्पेशली बात कर ली जाए तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में हमसे हमेशा मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें बेयर मिनिमम 2 से 3 से 4 कंसेप्ट को एक बार साथ ऐड किया गया है और उसके ग्राउंड पे हमको क्वेश्चंस को आंसर करने पड़ते हैं। तो इसलिए थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे अंदर डेवलप होते जाना चाहिए वो है हमारा इंटरप्रिटेशन का, जिससे कि हम क्वेश्चंस को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट जो हमको एग्जाम को लेकर के थॉट मैनेजमेंट के डायरेक्शन में हमको जो सोचना है वो पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ के एस्पेक्ट में। हमारे अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली हमारे पास 3 मेजर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ कोर्स फर्स्ट वन इज फिजिकल स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज मेंटल स्ट्रेंथ एंड थर्ड वन इज स्ट्रेस कोपिंग बिहेवियर। फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों? क्या हमें कहीं पे रनिंग के लिए जाना है, दौड़ने के लिए जाना है? नहीं, दौड़ने और रनिंग के लिए नहीं जाना है, बट याद रखना हमें 3 घंटे या 6 घंटे तक के लिए लगातार बैठ करके और एग्जाम देना है। सो उस 6 आवर के इंटरवल में हमारा बॉडी में 100% सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई होता रहे, हमारा बॉडी थकान ना महसूस करे, हमारे बॉडी को लेजीनेस ना फील हो पाए। तो इस वजह से हमारा फिजिक इस तरीके से डेवलप्ड हो कि मैं उस 6 आवर्स में बॉडी के साइड से हमें किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना फील होना चाहिए। और इसके लिए अपना एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सरसाइज होता है, खान पान तो है ही है, साथ में साथ एक स्लीपिंग आवर्स को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको समझाना चाहेंगे कि यूजुअली क्या होता है, खास करके जब एग्जाम का दिन आता है तो उसमें से हम में से 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वैसे वाले लोग हो जाते हैं जो कि थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ लेते हैं, उनकी इच्छा होती है कि भाई कुछ ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को मैं कवर करके तब एग्जाम के लिए जाऊं। एक ऐसे वाले बिहेवियर के लोग होते हैं जो कि एकदम पूरे एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ते हैं, आराम से रात में चिल आउट करते हैं, अच्छा खासा सो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए जाते हैं। एक ऐसे वाले भी मिलते हैं जो कि अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही उस दिन भी सोते हैं, उस दिन भी जगते हैं, माइनर चेंजेज उसमें करते हैं। ध्यान रखना, हमें फर्स्ट और सेकंड केस वाला नहीं बनना है। एग्जाम से एक दिन पहले ना ही हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है और ना ही बहुत ज्यादा सोना है। अगर तुम बहुत ज्यादा भी सो जाओगे तब भी ध्यान रखना कि वो जो एक्स्ट्रा तुमने बॉडी को सुलाया है, एक्स्ट्रा जो रेस्ट तुम दे रहे हो, वो भी तुमको एग्जाम में निगेटिवली ही इफेक्ट करने जा रहा है। तो इसलिए हमेशा बेस्ट केस होता है कि अगर डेली तुम 7 आवर्स का स्लीपिंग ले रहे हो, अगर 6 आवर्स का स्लीपिंग ले रहे हो, उसमें 30 मिनट्स आगे करके तुम जोड़ लो, सो दैट कि थोड़ा और अच्छे से टाइम मिल जाए। मेंटल रिलैक्सेशन जरूरी है।
उस हिसाब से अपने आप को तुम सोने का टाइम में थोड़ा सा ही इंक्रीमेंट कर लेना, बट बहुत ज़्यादा भी इंक्रीमेंट करना या बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक पढ़ जाना, लास्ट मोमेंट तक पढ़ना कि मैं ज़्यादा, ये यूजफुल नहीं होगा. सो हैव अ बैलेंस बिटवीन योर स्लीपिंग आवर्स इन रेगुलर डेज एंड अ डे बिफोर एग्जाम. सेकेंड वन इज मेंटल स्ट्रेंथ. ये बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मेंटल स्ट्रेंथ के ग्राउंड पे उस एग्जाम इंटरवल में हमारा रैंकिंग डिफाइन होता है, हमारे स्कोर कन्वर्ट होते हैं. तुम सोच करके देखो कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसके लिए उन्हीं लेट से अगर 480 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स जा रहा है तो उन्हीं 480 नंबर की ग्राउंड पे 2.5 लाख बच्चों को रैंकिंग उसको देना होता है. निगेटिव में चले जाएंगे, 50-60 नंबर तक निगेटिव में मान लो. सो करीब 550 के रेंज में से उठा करके उसको जो है 2.5 लाख लोगों को रैंकिंग देना है. तो डेफिनेटली वो जो है क्वेश्चंस को कम ज़्यादा, किसी को टफ, किसी को बहुत इजी, इस टाइप से उसको डेवलप करना पड़ता है. और उस समय हमारा रिएक्शन कैसा होता है, हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना बैलेंस्ड मैनर में अपने मनोबल को बनाए रखते हैं, ये चीज़ उसी एग्जाम इंटरवल में हमारा डिफाइन होता है. तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, इसका हमारे अंदर रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए. थर्ड वन इज स्ट्रेस कोपिंग बिहेवियर. यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस को समझना. स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को बोला जाता है यू स्ट्रेस और दूसरा को बोलते हैं डी स्ट्रेस. यू स्ट्रेस को यूं भी समझ लो, ये एक पॉजिटिव वाला स्ट्रेस है, और डी स्ट्रेस जो होता है निगेटिव वाला स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव. तो तनाव तो हमारे जीवन में जरूरी है, हमारे ऊपर तनाव आना ही चाहिए. अगर तुम सोच के देखो कि मेरे अंदर किसी भी टाइप का स्ट्रेस है ही नहीं, बिल्कुल भी तनाव, अगर यू स्ट्रेस नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे अंदर अवेयरनेस लैग करेगा. हमें कोई दबाव ही नहीं है, कल मेरा जेई एडवांस का एग्जाम है, हमें कोई दबाव ही नहीं है, कल मेरा जेई एडवांस का प्रैक्टिस टेस्ट है, हमें किसी तरह के दबाव ही नहीं है, हमारे ऊपर कल मेंस का एग्जाम है. तो तुम समझ के देखो कि अगर जीरो प्रेशर में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का तनाव नहीं है, तो नेचुरली तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होगा वो तुम्हारा मैक्सिमम कभी भी बाहर नहीं निकल के आ सकता है. तो इस वजह से एक बेयर मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है हर इंसान के लिए, जिसको कि हम लोग यू स्ट्रेस बोलते हैं. डी स्ट्रेस क्या होता है? वही जो दबाव, वही प्रेशर, वही तनाव जब हमारे ऊपर नकारात्मक रूप से हावी होने लगता है. अरे कल एग्जाम है, हम कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, खाना भी अनबैलेंस हो रहा है, सोना भी अनबैलेंस हो रहा है, पढ़ना भी अनबैलेंस हो रहा है. तो ये चीजें अगर मेरे अंदर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर डी स्ट्रेस बढ़ रहा है. तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि स्ट्रेस कोपिंग बिहेवियर, अवेलेबल स्ट्रेस के साथ अपने आप को बैलेंस करना, ये एक हर ह्यूमन को रिक्वायर्ड होता है. बेसिकली हम जन्म से लेकर मृत्यु तक स्ट्रेस के साथ ही जी रहे होते हैं, हर कोई के पास स्ट्रेस होता है. द ओनली थिंग इज कि हमने उसमें कितने पॉजिटिव वाले स्ट्रेस को बढ़ाया है, कितने हमने निगेटिव वाले स्ट्रेस को बढ़ने दिया है. सो सेकंड पॉइंट वाज स्ट्रेंथ. दीज आर द थ्री स्ट्रेंथ दैट इज रिक्वायर्ड टू यू. नाउ थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट टू डू. हमें करना क्या है. जो बातें हमें करनी है, सबसे पहले तो ये है गो थ्रू द सिलेबस. क्यों भाई, सिलेबस की क्या जरूरत है? मेरे दोस्त, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम और जेईई प्रिपरेशन, इसमें अगर एक मेजर डिफरेंस तुम देखोगे तो सीबीएसई में तुम्हें बुक डिफाइन किया जाता है. ये पर्टिकुलर बुक से तुम्हें 2 साल तक, 1 साल तक पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट ईयर इस बुक से तुम्हें पढ़ाई करनी है, ये तेरा केमिस्ट्री का बुक है, ये फिजिक्स का बुक है, ये मैथ्स का बुक है. तेरा टोटल सिलेबस जो है इन्हीं बुक्स पे फोकस्ड रहेंगे, इन्हीं पे बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछ लिए जाएंगे. जेईई में तुम्हारे पास क्या होता है? जेईई में तुम्हारे पास सिलेबस आता है. ये सिलेबस का गाइडलाइंस है जिसके ग्राउंड पे कि तुमको अपने प्रिपरेशन को आगे पीछे ले जाना होता है. तो इसलिए हर एक इंसान को हमेशा सिलेबस अपने साथ रखनी चाहिए. उस सिलेबस से तुम गो थ्रू होते रहो, देखते रहो कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कौन सा सिलेबस का पार्ट है, उसमें से हमने कितना हिस्सा सीख लिया है. अगर कोई चीज ऐसा रह जा रहा है जो तुमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट सा है लेकिन इसका रिवीजन बाकी है, थोड़ा सा नोट्स से गो थ्रू हो जाओ, थोड़े से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो. तो इस तरीके से पहला जो रिक्वायरमेंट होगा तुम्हारा वो यही है कि तुम अपने सिलेबस से कंटिन्यूअसली टच में रहो, सिलेबस से बार बार गो थ्रू होते रहो कि क्या क्या मेरा एक्चुअल जेईई का सिलेबस में किन टॉपिक्स पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ऑफ कोर्स मेजर ऑफ द सिलेबस पोर्शन इज कवर्ड ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ द क्लास, तो इसलिए उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं भी हो सकता है. लेकिन फिर भी अगर क्लास के समय टीचर्स की बातों पे हमारा पूरा ध्यान नहीं जा पाया था कि ये सिलेबस में है, ये नहीं है, इस टाइप की बातों में, तो एक बार तुम सिलेबस के साथ कंटिन्यू टच में रहना और सिलेबस से गो थ्रू हो जाना. सेकेंड वन इज
टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ड्यूरिंग एग्जाम एज वेल एज ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम ऑल्सो। टाइम मैनेजमेंट का अगर थीम जाना जाए, इसका अगर क्रक्स देखा जाए, तो इसका क्रक्स यही है, डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। लेट्स से एग्जाम में भी जब कभी भी तुम टेस्ट दे रहे हो, उसमें हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करना है, दिस वाज डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। सेकंड फेज में हम क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको इतने इंटरवल के बाद अब छोड़ ही देना है, अब हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमें लास्ट तक लेकर के जाना है। तो ये जो प्रायोरिटी मेकिंग डिसीजन होता है, यही बेसिकली हमारा टाइम मैनेजमेंट पार्ट है। तो ये तुम्हारा एग्जाम में एज वेल एज प्रिपरेशन टाइम में भी कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है, कौन से टॉपिक को इतना के आगे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कौन सा टेस्ट अब हमको अपीयर होना है, कौन सा टेस्ट का पोर्शन हमको इतना के बाद रिवाइज करना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो ये सारी बातें हमारे टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट में कवर की जाती हैं। थर्ड वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बात आती है कि आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। आत्मविश्वास, हमारे ऊपर अपने आप के ऊपर विश्वास की इतनी ज़्यादा जरूरत क्यों पड़ती है। तो ध्यान देना, अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा तो हमें दो चीज़ें परेशान करेंगी। एक तो होगा हम इनसिक्योर रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, और दूसरा होता है हम अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं। हमें हर एक आने वाला अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो हमारे मन में एक चिंता व्याप्त कराता है, हमारे मन में एक निगेटिविटी लाता है, हम अनिश्चित से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। नाउ द थिंग इज, आत्मविश्वास डेवलप कैसे किया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो है हमारा ईश्वर विश्वास। ईश्वर कौन? कोई एक नियामक सत्ता जो कि पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को चला रही है। अगर हमारा उसके अंदर विश्वास है, ईश्वर के ऊपर अगर हमारा विश्वास होगा, तो हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होंगी। तो उनमें से तीन तरीके का अच्छाइयाँ आता है हमारे अंदर। एक तो हमें प्रोटेक्शन का फीलिंग होगा, दूसरा हम हेल्दी रहेंगे, और तीसरा हम हैप्पी रहेंगे। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे ऊपर कोई एक ऐसी नियामक सत्ता है जो कि हर समय हर पल हमारे लिए रक्षा कर रही है, तो इसलिए हम हमेशा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हेल्दी क्यों? क्योंकि अगर कल को गए कुछ मेरे साथ होगा भी, तब भी कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमें साहस देती रहेगी, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे ऊपर वो हमें हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा देती रहेगी जिसकी मदद से हम जो है सो अपने आप को और विकसित कर पाएं। तो हम हेल्दी फील करेंगे और उसी तरीके से हम खुश महसूस रहा करेंगे, अपने आप को हैप्पी फील करेंगे कि हाँ भाई, आज की जो मेरी गिवन सिचुएशन है, हजारों ऐसे लोग हैं जिससे मैं बेटर सिचुएशन में हूँ। तो इस वजह से हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक हैप्पीनेस का फीलिंग आ जाता है। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ईश्वर विश्वास जो है, गॉड के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना, ये उसका सबसे सिंपल टेक्निक है जो आप सब लोग प्रैक्टिस करना। और इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, वो है तुम्हारा प्रेयर का पार्ट। जब भी तुम एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, डेफिनेटली जो शेड्यूल्ड एग्जाम होगा, जो टाइम से स्टार्ट होने वाला होगा, उससे 5, 10, 15 मिनट पहले तुमको इन करा लिया जाता है। तो उतना जो बचा हुआ इंटरवल होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन प्लेस ऑफ अपने माइंड में किसी और टाइप के थॉट्स को इंटर कराने की जगह सबसे बढ़िया चीज है कि तुम छोटा सा जो भी प्रेयर तुम अब तक जानते हो, उनमें से कोई सा भी एक प्रेयर को मन ही मन तुम थोड़ी देर के लिए उसी को रिपीट कर लो। दैट इज द बेस्ट वे। उससे तुम देखोगे कि तेरे अंदर एक स्पार्क पैदा होगा, और वो स्पार्क तेरे अंदर पूरे अगले 3 घंटे के लिए, अगले 6 घंटे के लिए तेरे अंदर का दीपक को जलाए रखता है। तो इसलिए हमेशा प्रेयर का जो टेक्निक है, जो साइंटिफिक मेथड है, इसका तुमको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली इन इंटरवल्स में जहाँ पे कि तेरा एग्जाम जैसा क्रूशियल फेज से तुम लाइफ में गुजर रहे हो। सो ये 3 बातें कवर करी गई हैं। एक तो तुम्हारा एग्जाम डेट्स को मेंशन किया गया, दूसरा पास्ट ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस बताया गया, तीसरा थॉट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट पे थोड़ी सी गाइड करी गई है कि किन डायरेक्शन में अपने थॉट्स को तुम अभी फोकस रखो, इन प्लेस ऑफ ऑल टाइप के अननेसेसरी बातों को। तुम एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, अभी जैसे सीबीएसई वाला ही मैटर है, इसमें हमको थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है यार अगर चले जाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, कितनी परेशानियां होंगी, वापस से वहाँ जाना, ना ट्रेन का टिकट का पता है, ना क्या होगा, हर एक चीज़ अनसर्टेन सा दिखता है। मेरे दोस्त, तुम थोड़ा सा कंपेयर करके देखना, तुम्हारे जैसे या फिर हम लोगों के जैसे कह लिया जाए, न जाने सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पे रह रहे थे, और आज जबकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ
मीन्स फॉर रिटर्निंग बैक टू देयर होम, वो लोग सड़क के माध्यम से सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी कवर कर जा रहे हैं। क्या सचमुच में हमारी परिस्थिति बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है? क्या सचमुच में हम बहुत ज़्यादा विपत्ति से घिरे हुए हैं? नहीं, हमसे भी ज़्यादा विपत्तियों में और लोग हैं। द ओनली थिंग इज कि मेरे पास जो अवेलेबल पॉजिटिविटी है मैं उस डायरेक्शन में फोकस करूं। जो अपकमिंग चैलेंजेस शायद आ भी सकते हैं, भगवान ने चाहा तो नहीं भी आएगा, तो उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव बना रहूं, और लिस्ट केस में अगर वो मेरे सामने आ भी गया तो उस बात के लिए डट के मुकाबला करने के लिए राजी रहूं कि हाँ भाई अगर आएगा तो मैं एक हफ्ता के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा सा अनसर्टेन चीज़ों के साथ कोप अप करूंगा और उस स्ट्रेस में भी अपने आप को खुश रखने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।